नमस्कार विद्यार्थियों। अब हम श्रव्य से माध्यम लेखन पाठ्यक्रम के अंतिम भाग में प्रवेश कर चुके हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि इस भाग में हम सिनेमा से संबंधित लेखन और उनकी बारीकियों को पढ़ रहे हैं और समझ रहे हैं। हमेशा से ही फिल्में अभिव्यक्ति का एक बड़ा माध्यम रही हैं, जिनका प्रभाव भी हमें समाज पर बखूबी दिखता है। फिल्में न सिर्फ दर्शकों को मनोरंजित करती हैं, बल्कि साथ ही साथ प्रभावित भी करती हैं। और इन फिल्मों के संवाद या डायलॉग भी दर्शकों के जबान पर चढ़ जाते हैं। परंतु सिनेमा में लिखे गए ये संवाद या डायलॉग जितने महत्वपूर्ण होते हैं, उनसे भी ज्यादा जरूरी है उनकी अभिव्यक्ति। क्योंकि यह कहा जाता है कि अभिव्यक्ति ही संवाद की आत्मा है। एक अभिनेता द्वारा किए गए अभिनय से एक साधारण सा लिखा गया संवाद दशकों तक याद रखा जाता है। फिल्मों में संवादों की अदायगी और उसके प्रस्तुतिकरण को गहराई पूर्वक समझने के लिए आज हम चर्चा करेंगे बॉलीवुड सिनेमा के एक विख्यात और वरिष्ठ अभिनेता श्री अनिल रस्तोगी जी से। सर, स्वयं कोर्स के इस ऑनलाइन पटल पर आपका स्वागत है। नमस्कार। डॉक्टर अनिल रस्तोगी जी से हम विषय को समझें, इससे पहले एक बार नजर डालते हैं उनके द्वारा किए गए कुछ विशेष कामों पर। मिट्टी के पुतलों को हीरो बनाना मीडिया का धंधा भी है और मजबूरी भी। बहुत सारे लोग थे और गुरु तो हमारी ही दुकान पर काम करता था। माँ को लगता है कि वो एक लहर। माँ का विधवा होने से इसका क्या लेना? क्या लेना? तुझे थप्पड़ मारने वाली को खागी तेरी। मान के लिए हथियार उठाना कोई अपराध नहीं है। जीत कराना बेटा। आइए अब हम उनसे फिल्मों में अभिव्यक्ति की बारीकियों को समझते हैं। सर, क्योंकि आप काफी वर्षों तक थिएटर से भी जुड़े रहे हैं, तो सबसे पहले हम यह जानना चाहते हैं कि रंगमंच पर किया गया अभिनय सिनेमाई अभिनय से किस प्रकार भिन्न है। देखिए, सही बात तो ये है कि रंगमंच से ही मैं जुड़ा रहा हूँ काफ़ी लंबे अरसे से, और उसी की वजह से मैं फिल्मों में पहुँचा हूँ। जहाँ तक फ़र्क की बात है तो रंगमंच में लाइव परफॉर्मेंस होती है, आप दर्शकों के सामने लाइव परफॉर्मेंस देते हैं। और अक्सर कहा जाता है कि रंगमंच पर अभिनेता प्रमुख होता है, जबकि सिनेमा जो है वो डायरेक्टर्स मीडियम होता है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा टेक्निकल चीज़ें होती हैं उसमें जुड़ी हुई। जैसे कि मेरा मानना है कि आप जो एक्टिंग करते हैं, जो आउटपुट निकलता है, उसमें एक्टर्स कंट्रीब्यूशन जो है वो 35 to 40% होता है। बाकी कंट्रीब्यूशन होता है उसमें एडिटिंग का होता है, कैमरामैन का होता है, डायरेक्टर ने जो आपको डायरेक्शन दिया हुआ है, बहुत सारी चीज़ें उसमें, बैकग्राउंड म्यूज़िक होती है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन जब आप स्टेज पे परफॉर्म करते हैं तो बिल्कुल लाइव परफॉर्मेंस होती है, आप एक बिल्कुल उन्मुक्त भाव से करते हैं। फिल्म में आपको बताया जाता है कि आपको यहाँ से यहाँ तक मूवमेंट करके जाना है, अदरवाइज विल बी बियॉन्ड रीच ऑफ द कैमरा। जबकि मंच पर ऐसी कोई बंधन ऐसा नहीं होता है, यू आर जस्ट फ्री टू डू एनीथिंग। दूसरी चीज़ ये होती है कि सिनेमा जो है ये क्लोजअप मीडियम है, टाइट क्लोजअप मीडियम है, तो यू डोंट हैव टू बी लाउड, आप बहुत ही सरल तरीके से डायलॉग बोलते हैं। जबकि स्टेज के लिए आपको थोड़ा सा एग्जैजरेट करना पड़ता है, क्योंकि बड़ी लंबी चौड़ी ऑडियंस आपके सामने बैठी होती है। और जो अच्छे निर्देशक और अच्छे एक्टर्स होते हैं वो माइक यूज़ करना नहीं पसंद करते हैं, वो चाहते हैं कि जो हमारी नेचुरल वॉइस है वही वॉइस हमारी प्रोजेक्ट होनी चाहिए। और इसके अलावा जैसे मैंने बताया कि टेक्निकल बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि सपोर्ट करती हैं फिल्म में आपको। यहाँ पर एक्टर जो है बिल्कुल फ्री होता है करने के लिए, जबकि वहाँ पर एक्टर बिल्कुल फ्री नहीं होता है। मैंने लगभग 35 निर्देशकों के साथ काम किया थिएटर में, लगभग 98 प्लेज के मोर देन 1000 शोज़ हमने किए। तो मुझे लगता है कि हर रिहर्सल में हर दिन मैं कुछ नया सीखता था, जबकि सिनेमा में ऐसा नहीं होता है। दूसरे सिनेमा में कट्स होते हैं, थिएटर में कोई कट नहीं होता है। ऐसे जो भी आपको बोलना है, समटाइम्स यू हैव टू इम्प्रोवाइज। आपका कोई डायलॉग कुछ फंबल हो गया, कुछ भूल गए,
तो ऑडियंस शुड नॉट नो अबाउट इट, तो आप इम्प्रोवाइज कर लेते हैं। जबकि सिनेमा में कट्स होते हैं, सिनेमा की स्क्रिप्ट उसी समय दी जाती है। ऑफ कोर्स जो अच्छे एक्टर्स हैं थोड़ा पहले स्क्रिप्ट लेते हैं, डायलॉग याद करते हैं, लेकिन रंगमंच में तो आपको थिएटर की पूरी स्क्रिप्ट याद करनी पड़ती है। और इसी वजह से जबकि सिनेमा में आपने स्क्रिप्ट ली और आपने डायलॉग बोला, उसके बाद आप आगे बढ़ गए, थिएटर में ऐसा नहीं होता। थिएटर में आप कम से कम 1 महीना रिहर्सल करते हैं एक नाटक की, तो दैट वे काफ़ी एक्सप्रेशन में बहुत फ़र्क होता है, डिफरेंस होता है, उसकी जो पूरी प्रोसेस होती है उसमें बहुत फ़र्क होता है। लेकिन ये ज़रूर मैं कहूँगा कि जो बच्चे जो हैं जो फिल्म में जाना चाहते हैं, उनको थिएटर ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि जो थिएटर की ट्रेनिंग होती है, देखिए मेरा ये मानना है कि जो सिनेमा का एक्टर है जिसने थिएटर नहीं किया है उसके लिए थिएटर मुश्किल होगा करना, लेकिन जो थिएटर का एक्टर है जिसने थिएटर किया है वो आसानी से सिनेमा कर सकता है। सही कहा सर आपने। आपके पास एक काफी बड़ा अनुभव रहा है थिएटर से जुड़ा हुआ। संवाद किसी भी फिल्म की एक बहुत ही अहम कड़ी है, बहुत ही अहम हिस्सा है, पर आपके हिसाब से क्या ज्यादा कठिन है, संवाद लिखना या उनको अभिव्यक्ति करना? ये तो आपने थोड़ा मुश्किल सवाल किया, क्योंकि मैं लेखन में तो बहुत ही पुअर हूँ, मेरा काम है अभिव्यक्ति करना। लेकिन फिर भी जहाँ तक आप लेखन की बात करते हैं, क्या है कि देखिए फिल्म में 3 हिस्से होते हैं। एक होता है कहानी, एक होता है पटकथा लेखन, और तीसरा होता है संवाद लेखन। कहानी को मैंने कहीं पढ़ा था कि आप एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे जुलाहा है, जुलाहा जो है कपड़ा बनाता है, तो वो कहानी होती है जिसको कि प्रोड्यूसर लेता है, उसको पसंद करता है। जो पटकथा लेखन का काम है वो एक टेलर मास्टर जैसे होता है कि उसको वो काट छाट करके, उसकी कच्ची सिलाई करके वो उसको तैयार करता है। पटकथा लेखन उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, क्योंकि जो डायरेक्टर की जो पूरी टीम होती है वो उसी पटकथा लेखन पे ही पूरा डिपेंड करती है। और जब पटकथा लेखन हो जाता है तो आखिरी चीज़ आती है उसमें संवाद लेखन, जो कि आप समझिए कि जो उस टेलर मास्टर के यहाँ के जो एक्सपर्ट कारीगर हैं, जो कि जैसे आपका कोट मान लीजिए बना रहे हैं या जैकेट आपके बना रहे हैं, उसकी जो फाइनल फिनिश देते हैं। तो संवाद, देखिए एक्टर जो है, एक्टर तो संवाद बोलता है, अभिव्यक्ति की बात तो ज़रूर आती है, लेकिन अगर जब संवाद होगा तभी तो अभिव्यक्ति आएगी ना। तो संवाद लेखन बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, और संवाद ही किसी फिल्म को बहुत ही बढ़िया या घटिया बनाते हैं। आप बड़े बड़े एक्टर्स को ले लीजिए, लेकिन अगर उसमें संवाद और पटकथा अगर उसकी स्ट्रांग नहीं है तो आई एम श्योर वो पिक्चर नहीं चलेगी, क्योंकि दर्शक बहुत ही सजग हो गए हैं। कि जैसा भी आपने खुद ओपनिंग उसमें कहा था कि बहुत सारे ऐसे डायलॉग्स आजकल हैं जो लोगों के दिमाग में बस जाते हैं और लोग उनको याद रखते हैं। तो इस वजह से संवाद बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। उसकी अभिव्यक्ति तो बाद में आती है, जब पहले संवाद लिखा जाता है। अब वो संवाद का ट्रीटमेंट कैसे करना है, मतलब वो संवाद किसी विलेन के लिए लिखा गया है, संवाद किसी हीरो के लिए लिखा गया है, संवाद किसी एक लोअर तबका जो हमारा जो है उसके लिए लिखा गया है, संवाद किसी रईस आदमी के लिए लिखा गया है, संवाद किसी पॉलिटिशियन के लिए लिखा गया है। तो एक्सप्रेशन उसका अकॉर्डिंगली होता है। हिस्टोरिकल संवाद है, मैथोलॉजिकल संवाद है, सोशल संवाद है, तो ये उस पर डिपेंड करता है। लेकिन संवाद जब होगा तभी तो आप उसको अभिव्यक्त करेंगे ना। तो संवाद बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी फिल्म का। आपके इसी उत्तर से हमारा अगला सवाल है कि एक ही शब्द के कई मतलब होते हैं, उनको भावनाओं में कैसे प्रकट करना है, ये कैसे पता चलता है एक अभिनेता को? हाँ, देखिए वो उसके लिए यहीं पर अभिनेता का अभिनय काम आता है, एक्सपीरियंस काम आता है। देखिए एक ही डायलॉग को आप कई तरीके से बोल सकते हैं। जैसे थिएटर का अगर आपकी इजाज़त हो मैं आपको एक डायलॉग सुनाता हूँ। एक मेरा बहुत ही अजीज़ प्ले है, मेरे दिल के बहुत नज़दीक है, यहूदी की लड़की, आगाश कश्मीरी साहब का है, उर्मिल कुमार थपलियाल जी ने उसको डायरेक्ट किया था और मैंने यहूदी का रोल किया था। जो कि फिल्म यहूदी जब आई थी सोहराब मोदी जी ने वो रोल किया था और दिलीप कुमार और मीना कुमारी जी ने उसमें हीरो हीरोइन का रोल किया था। अब जैसे उसमें एक डायलॉग है कि वो प्रिंस जो है वो छोड़ करके राहील को, जो बेसिकली है तो प्रिंसेस लेकिन यहूदी ने पाला पोसा, उसको यहूदन समझ करके वो यहूदी कहता है अपना मज़हब बदल दो, तुम इससे शादी कर सकते हो, नहीं तो जाओ। अब वो यहूदी कहता है जाओ मगर ये सुनते जाओ, चिस वाहिदो बरतर खुदा को गवाह मानकर
तुमने इस भोली भाली लड़की को धोखा दिया है, जिस कहार जब्बार खुदा की पुरजलाल कसमें खा खा कर तुमने इसे ठगा है। वो अजमत और जलाल वाला खुदा तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। जिस तरह तुमने इस गरीब मासूम के दिल को तोड़ा है, वो तुम्हारे गुरूर को तोड़ेगा। मैं दुआ करता हूं उसका खैरो अजल तुम पर नाजिल हो। जाओ जाओ और जहन्नुम वासिल हो। अब देखिए, ये डायलॉग जो है ये वो उसे नाराजगी में कह रहा है। आप उसको यूं भी कह सकते जाओ, मगर ये सुनते जाओ, जिस वाहिदो बरकत खुदा को गवाह मानकर तुमने इस भोली भाली लड़की को धोखा दिया। दिस में बी वन स्टाइल, लेकिन चूंकि वो हर्ट है, उसको दिली तकलीफ है कि वो मेरी बेटी को इस तरीके से छोड़ करके जा रहा है, तो उसका एक्सप्रेशन बदल जाता है। तो ये एक्टर के ऊपर होता है। ये फिल्म में भी यही होता है कि आप सैटारिकल वे में आप एक डायलॉग बोलना चाहते हैं, आप स्ट्रेट फॉरवर्ड वे में बोलना चाहते हैं डायलॉग को, आप मैथोलॉजिकल वे में उस डायलॉग को बोलना चाहते हैं, आप हिस्टोरिकल वे में उस डायलॉग, हर एक के अलग अलग अपना स्टाइल होता है। और ये एक्टर और डायरेक्टर के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग होती है कि डायरेक्टर एक्टर से क्या बुलवाना चाहता है। बहुत ही सुंदर अभिनय रहा आपका। हमारा अगला सवाल है कि आपके संवाद लेखक या डायलॉग राइटर जब आपको कोई संवाद लिखकर देते हैं तो क्या उसको आप अपने तरीके से बदलने की कोशिश करते हैं? क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपके द्वारा अभिव्यक्ति किया गया संवाद ज्यादा प्रभावी लगा हो कि जैसा आपको बोलने को कहा गया है? यदि आप कुछ उदाहरण देकर बता सकें हमारे विद्यार्थियों को, जहां संवाद लिखे तो कुछ और गए थे, लेकिन आपकी अभिव्यक्ति से वो कुछ ज्यादा ही महत्वपूर्ण या अच्छे हो गए। थिएटर में स्क्रिप्ट जो है आप मगअप करते हैं, आपको रटनी पड़ती है। सिनेमा की स्क्रिप्ट उसी समय मिलती है, उसी समय आप डायलॉग डिलीवर करते हैं, उसी समय आप भूल जाते हैं। लेकिन ये ज़रूर है कि बहुत से डायरेक्टर्स होते हैं, दे आर वेरी पर्टिकुलर कि जो लाइंस लिखी गई हैं, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि डायरेक्टर ही राइटर भी होता है, डायलॉग राइटर भी होता है। जैसे मैं आश्रम कर रहा हूँ तो प्रकाश झा जी ही शायद उसके डायलॉग्स भी लिख रहे हैं। तो कभी कभी जो डायरेक्टर होता है बड़ा पर्टिकुलर होता है कि मैंने जो शब्द लिखा है, थिएटर में भी होता है, बहुत से ऐसे राइटर्स होते हैं who are very particular about their script कि उसमें कोई हेर फेर नहीं पसंद करते हैं। लेकिन बहुत से लोग होते हैं जो कि आपको इतनी लिबर्टी देते हैं कि यू कैन मॉडिफाई सेंटेंस इन योर ओन वे, ताकि उसका, क्योंकि देखिए जब राइटर तो लिखता है, एक्टर बोलता है, तो एक्टर इस चीज़ को ज़्यादा समझता है कि वो कैसे ज़्यादा एक्सप्रेसिव हो सकता है। तो कभी कभी हम लोग लिबर्टी लेते हैं कि उस डायलॉग को अपने ढंग से बोलने की कोशिश करते हैं, ताकि उसकी माने न बदलें, उसका कम्युनिकेशन जो है, उसका सेंस जो है वो न बदले, और वो बेटर वे में उसको कम्युनिकेट हो जाए। तो हम लोग ऐसे माइनर चेंजेस करते हैं, और ये लिबर्टी ज़्यादातर डायरेक्टर्स देते हैं। बहुत ही कम डायरेक्टर्स होते हैं जो उस पर इतना रिजिड होते हैं, क्योंकि उनका पर्पज़ ये होता है कि एक्टर कैसे कंफर्टेबल है। यू सी, दे वर्क एट द कंफर्ट लेवल ऑफ एन एक्टर। कि अगर एक्टर जो है, आपने बड़े क्लिश शब्द दे दिए हैं और एक्टर को बोलने में दिक्कत हो रही है, मैं आपको बताऊं, जैसे नहीं जिन्हार नहीं, मरना मंजूर है, मगर ये दिल फिगार अजरा तब्दील मजहब आबाई से मजबूर है। अब इसमें जाजाद का जो नुक्ते का जो खेल होता है, ये बड़ा मुश्किल होता है। तो अक्सर मैं तो चूँकि बड़ी मैंने प्रैक्टिस की, रिहर्सल किए, इसी के लिए रिहर्सल्स की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन अगर किसी को आप नए किसी को दीजिए तो ही वुड लाइक टू चेंज इट कि भाई हम इसके माने करके कर दें, अदरवाइज इट विल बी डिफिकल्ट। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। जो हमारा अगला प्रश्न है वो उससे छात्र काफ़ी कुछ सीख पाएंगे कि एक कलाकार को अपने किरदार को व्यक्त करते समय या किरदार निभाते समय किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, अगर आप बता सकें। हाँ, बिल्कुल सही बात है। देखिए, कोई भी जब आप एक्टिंग करते हैं तो क्या होता है कि अक्सर आपको वहीं पर स्क्रिप्ट दे दी जाती है। वो जो माइनर कैरेक्टर्स होते हैं उनके साथ तो ठीक रहती है, बट इफ़ यू आर डूइंग सम मेजर कैरेक्टर तो उसमें आपको पूरी स्क्रिप्ट पढ़नी पड़ती है। आपको देखना पड़ता है कि आपका जो पात्र है उसकी रिलेशनशिप और एक्टर्स के साथ में क्या है, आपका तबका क्या है,
जो बात मैंने अभी पहले कही, आपका तबका क्या, आप किस स्टेटस के हैं, किस स्टेचर के आप आदमी हैं, किससे आपको बात करनी है, उससे आपकी रिलेशनशिप क्या है, बाप बेटी की रिलेशनशिप है या बेटे बाप की रिलेशनशिप है, आपकी फ्रेंडशिप की रिलेशनशिप है, आपकी एनिमिटी की रिलेशनशिप है। तो ये जब चीज़ें जब आप पूरी स्क्रिप्ट पढ़ते हैं तब आपको पता लगता है कि आप अपने कैरेक्टर में कहाँ स्टैंड करते हैं। अक्सर मैं आपको बताऊं, अक्सर मुझे भी हुआ है कि मुझे स्क्रिप्ट दी गई उसी समय, तो मैंने अपना किरदार पढ़ा और मैंने उसको एक ढंग से कंसीव किया, तो वो डायरेक्टर कहता है नहीं 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 नहीं, आई डोंट वांट इट। वो फिर मुझे कैरेक्टर बताता है, एक्सप्लेन करता है कि आपकी रिलेशनशिप दूसरे कैरेक्टर से या जिससे आप डायलॉग बोल रहे हैं वो क्या है, टेंजेंशियल रिलेशनशिप है, फ्रेंडली रिलेशनशिप है, सो अकॉर्डिंगली यू हैव टू डिलीवर ए डायलॉग। अब जैसे मैं आपको एक डायलॉग में अगर इजाज़त हो पढ़ करके बताऊं, अभी आश्रम का है। मुझे आपका संगीत सत्संग कैंसिल हो जाने का बहुत बड़ा दुख है। जैसे ही मुझे खबर मिली मैंने फौरन ही स्ट्रिक्ट एक्शन के ऑर्डर दे दिए। आपको चोट तो नहीं आई? बड़ी कृपा है ऊपर वाले की, आप चिंता न करें, मैं इसकी उच्च स्तरीय जांच कराऊंगा। ये जो आप दो नावों पर वैतरणी पार करने की कोशिश कर रहे हैं ना, अगर कहीं दिशा गड़बड़ाई और धार उल्टी पड़ गई तो बीच से फटना निश्चित ही है। आप अपने सत्संग में हुकुम सिंह को लाना बंद कर दीजिए, वरना आपके सभी सत्संगों की रक्षा हमारी रिजर्व एक्शन फोर्स ही करेगी। इसी तरीके से तो बोलिए क्या कहते हैं आप? अब ये जो डायलॉग, ये व्यंग्यात्मक डायलॉग है, ये आप बाबा को चैलेंज कर रहे हैं कि आप मेरी पाली में आइए, नहीं तो ये रैपिड एक्शन फोर्स जो है, इस रैपिड एक्शन फोर्स के जरिए मैं आपकी जो मीटिंग्स हैं उनको डिस्टर्ब कराता रहूँगा। ये रैपिड एक्शन फोर्स वो वहाँ पर हिफाजत के लिए नहीं लगा रहे हैं और वहाँ डिस्टर्बेंस के। तो ये देखिए, ये इस पर डिपेंड करता है कि आपकी जो को एक्टर आपका है उससे रिलेशनशिप क्या है, देन यू फ्रेम द डायलॉग। और इसी को आप सिंपल वे में बोल सकते हैं, बाबा जी मुझे बहुत अफसोस है कि आपका ऐसा हुआ और मैं इसकी बिल्कुल जांच कराऊंगा, मैं देखूंगा कौन लोग गिल्टी हैं एंड आई एम श्योर दैट दे विल बी पनिश्ड। लेकिन मेरा वो मतलब नहीं है, मैं सरकास्टिकली कराऊंगा, मैंने ही कराया है वो। सो दिस शुड बी कम्युनिकेटेड। तो जाहिर है एक्टर का जो अभिनय पक्ष है वो यहीं पर साबित होता है कि वो कितना सक्षम है। आपके द्वारा किए गए सारे किरदार अपने में बिल्कुल अलग हैं, तो उसी से जुड़ा हमारा सवाल भी है कि किसी क्षेत्र विशेष या विशेष सामाजिक पृष्ठभूमि के किरदार को जब हम निभाते हैं तो क्या उसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या बिंदु रहते हैं कि वो अलग अलग किरदार अलग अलग तरह से दिखें? देखिए, ये अगर मैं कहूँ इस मामले में मैं बहुत ही लकी रहा कि थिएटर में लोग अक्सर टाइप्ड हो जाते हैं। पुलिस का रोल मिला, जैसे मुझे उड़ान सीरियल जो मेरा आया था उसमें मुझे पुलिस ऑफिसर का रोल मिला था, जो कि बहुत उस समय अप्रिशिएट हुआ था क्योंकि सिर्फ DD1 चैनल था और लकीली वो सीरियल बहुत देखा जाता था। सो दैट वाज माय फर्स्ट मेजर वर्क विच गेव मी नेशनल रिकॉग्निशन। तो अब लोग उम्मीद करते थे कि मैं पुलिस का किरदार, मुझे एक आध जगह मिला भी, बट आई रिफ्यूज। मैंने कहा मैं टाइप्ड नहीं होना चाहता हूँ। तो दैट वे रवि जी, मैं आपको बताऊँ मैं बहुत लकी रहा हूँ। मैंने सखाराम बाइंडर, जो एक बिल्कुल लोअर मिडिल क्लास का बुक बाइंडर है, उसका मैंने रोल किया, जिसका डायलॉग है मुंह में गाली और बीड़ी हर वक्त मौजूद रहती है। मैंने फिल्म, अमेरिकन फिल्म बोइंग बोइंग आई थी, उसमें कैसानोवा का एक रोल किया है जो 3 लड़कियों से फ्लर्ट करता है। उसी जो गरम मसाला फिल्म आई थी जिस पे बेस्ड थी, अक्षय कुमार जो रोल करते थे, मैंने वो रोल थिएटर, मैंने उसके 400 शोज़ किए। मैंने इसी तरीके से कन्यादान में एक वैसी लड़की का फादर का रोल किया जो कि एक डिफरेंट क्लास में उसकी मैरिज की जाती है और वहाँ वो परेशान की जाती है। तो पॉलिटिकल मैंने रोल किए, मैंने हिस्टोरिकल रोल, मैंने माइथोलॉजिकल रोल किए, मैंने वीर अभिमन्यु, मैंने अर्जुन का रोल किया, इसी शाहजहाँ में मैंने औरंगजेब का रोल किया। तो दैट वे आई हैव बीन लकी कि मुझे हर तरीके के किरदार करने को मिले और मैंने कोशिश की कि मैं अपने को उन किरदारों में ढालूं। और क्योंकि देखिए, एक्टर का चैलेंज वहीं पर होता है। अगर आप जैसा किरदार कर रहे हैं, अब इत्तेफाक की बात है कि जब से मैंने इसमें चीफ मिनिस्टर का रोल किया है आश्रम में, मुझे इधर जो रोल मिल रहे हैं ज़्यादातर पॉलिटिकल ही रोल मिल रहे हैं, बट आई डोंट लाइक इट। मैं चाहता हूं कि मुझे और वैरायटी ऑफ रोल्स मिले जो कि मेरे लिए चैलेंजेस हों।
एक सवाल थोड़ा सा इससे अलग है, मतलब संवादों से थोड़ा सा अलग हम ले जा रहे हैं कि संवादों का होना तो किसी फिल्म में जान डालने के बराबर है, पर अगर संवाद ही ना हो तो क्या फिल्म उतनी जानदार रह पाएंगी? यानी सिर्फ भावों के द्वारा अगर आप व्यक्त करें तो? देखिए, अगर आप देखें तो जो हमारी फिल्म की शुरुआत हुई थी, दादा साहब फाल्के ने जो शुरुआत की थी, उस समय मूक सिनेमा ही था। लेकिन मूक सिनेमा की, या आज भी आप देखिए चार्ली चैपलिन की इतनी फिल्म्स आती हैं, सब मूक हैं और वो बड़ी पसंद भी की जाती हैं। लेकिन मूक सिनेमा की लिमिटेशन ये होती है कि आप अपनी एक्टिंग से, अपने हाव भाव से और सिचुएशन से आप जितना एक्सप्रेस कर सकते हैं उतना कर सकते हैं। लेकिन ये ज़रूर है कि किसी फिल्म में आपको ऐसा रोल मिला है जिसमें आप मूक हैं बट अदर कैरेक्टर्स आर स्पीकिंग। जैसे मैंने रेणुका शाहनी जी के साथ एक 10 मिनट की शॉर्ट फिल्म की, आठवण, उसका माने होता आठवण का मेमोरी। तो इट्स ए स्टोरी ऑफ ए डिमेंशिया पेशेंट। उसमें शायद 1-2 डायलॉग है मेरे, लेकिन टोटल मेरे एक्सप्रेशंस हैं कि एक डिमेंशिया का पेशेंट जो मेमोरी लॉस जिसको हो गया है, हाउ ही बिहेव्स विद अदर कैरेक्टर्स, उसकी विस रिलेशनशिप जो है लोगों के साथ कैसी होती है, कैसे वो खोया हुआ सा रहता है। ऐसे ही मैंने एक कैरेक्टर किया, एक फिल्म थप्पड़ आई थी। थप्पड़ में मैंने एक रिटायर्ड चीफ जस्टिस का रोल किया है जो कि पैरालिटिक भी हो गया है, डिमेंशिया का पेशेंट भी है। उसी तो छोटे किरदार या इस टाइप के रोल्स तो हो जाते हैं, लेकिन अगर आप चाहिए कि पूरी फिल्म अगर मूक हो तो वो अब लोग नहीं पसंद करेंगे। जब नहीं अवेलेबल थी ये फैसिलिटीज़ तो जाहिर है लोग देखते ही थे, वो सिनेमा हमारा कुछ दिन चला भी। लेकिन डायलॉग डिलीवरी ने, स्पीच ने तो पूरी सिनेमा वर्ल्ड को रेवोल्यूशनाइज कर दिया है। तो उसके बिना आप कोई कैरेक्टर्स ले सकते हैं ऐसे जिसमें आप अपने एक्सप्रेशन से ही जाहिर करते हैं। जैसे अक्सर पागल का कैरेक्टर होता है, मूक कैरेक्टर होता है, वो करते हैं वैसे एंड दे आर। लेकिन आप चाहें कि पूरी फिल्म वैसी हो, पूरा सीन हो जिसमें ना हो, आई थिंक दिस इज क्वाइट डिफिकल्ट। इससे ही जुड़ा एक सवाल है कि फिल्मों में ठहराव या निशब्दता, जिसे हम साइलेंस कहते हैं, पॉजेस कहते हैं, तो उसका अभिनय में कितना बड़ा योगदान रहता है? बहुत बड़ा योगदान होता है, क्योंकि देखिए पॉजेज आर इन देमसेल्व्स डायलॉग्स, मेरा ये मानना है। कहीं कहीं पॉजेज इतने मीनिंगफुल होते हैं कि आप वो चीज़ डायलॉग बोल करके नहीं एक्सप्रेस कर सकते हैं। आपका जो पॉज है लंबा, वो कम्युनिकेट करता है कि आपके दिल में क्या बीत रही है। आपने, किसी ने मुझे कुछ, मेरे लिए कोई अपशब्द कहे, मैं उसको उलट करके अपशब्द कह सकता हूँ, लेकिन अगर मैंने उस पर पॉज ले लिया और सिर्फ मैंने उसको एक लुक दिया, आई थिंक दैट इज मोर देन पेनिट्रेटिंग टू हिम देन हैड आई स्पोकन इल वर्ड्स अबाउट हिम। तो पॉजेज कहीं कहीं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और मुझे लगता है कि वो डायलॉग से ज़्यादा असर डालते हैं। अब इस साक्षात्कार को थोड़ा सा अलग ले चलते हैं कि आवाज का उतार चढ़ाव, जिसे हम तकनीकी भाषा में, फिल्मी भाषा में वॉइस मॉड्यूलेशन कहते हैं, उनका क्या महत्व रहता होगा फिल्मों में? देखिए, मॉड्यूलेशन तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आप जैसे कोई डायलॉग अगर आपको बोलना है, मान ली मैंने डायलॉग बोल दिया, मैं वहाँ जा रहा था, मैं वहाँ खाना खाने के लिए गया था, मैं वहाँ फलाने से मिला और ऐसा ऐसा हुआ, मैं वहाँ चला आया, अब इसमें कोई मॉड्यूलेशन नहीं है। अब अगर मैं इसको यूँ बोलता हूँ, मैं वहाँ गया था, वहाँ इत्तेफाक से मेरी फलाने से मुलाकात हो गई, अरे साहब उनसे मिलना तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो जब तक आप मॉड्यूलेशन न देंगे तब तक, देखिए हम आपको बताएं, मैं बताना चाहूँगा, मैं रेडियो आर्टिस्ट भी रहा हूँ। 1971 से मैंने रेडियो प्लेज बहुत किए हैं और रेडियो प्लेज में क्या होता है कि आपको थ्रू वॉइस मॉड्यूलेशन यू हैव टू क्रिएट द होल सीन। वहाँ श्रोता है, दर्शक नहीं है। उस श्रोता को आपको ये बताना होता है कि वो जैसे सीन को देख रहा है। सो दैट यू डू थ्रू वॉइस मॉड्यूलेशन। और मैं बताऊं, जो एक्टर्स रेडियो का भी जिनको एक्सपीरियंस होता है, उनको बहुत एडवांटेज मिलता है फिल्म्स करने में। तो वॉइस मॉड्यूलेशन प्लेज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। मैं बताऊं, जब हम रेडियो प्ले करते थे, हम लोगों की पूरी स्क्रिप्ट बिल्कुल रंगी होती थी, कॉमास लगे रहते थे, विराम्स लगे रहते थे, अंडरलाइंस लगे रहते थे। और ये मैंने अपने गुरु PN श्रीवास्तव जी स्वर्गीय हैं, मैंने उनसे सीखा था। उनकी स्क्रिप्ट बिल्कुल रंगी होती थी स्क्रिप्ट। आजकल के बहुत से एक्टर्स होते हैं, उनकी स्क्रिप्ट में एक कॉमा भी नहीं लगा होता है, लेकिन
आप उसको तभी कर सकते हैं जबकि आपको मालूम हो किस वर्ड को आपको एम्फसाइज करना है, किस वर्ड को आपको साथ में बोलना है, कहाँ आपको पंक्चुएट करना है, कहाँ आपको एम्फेसिस देनी है। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। अभिव्यक्ति से जुड़ा एक अगला सवाल है कि संवादों में जो अभिव्यक्ति होती है उसमें जो हमारी शारीरिक हाव भाव हैं, बॉडी में जो पोस्चर्स जेस्चर्स हम लेते हैं, उनका क्या योगदान रहता होगा? अब देखिए, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मेरा हाथ भी चल रहा है, मेरा मुंह भी चल रहा है, मेरी गर्दन भी चल रही है। तो एक्चुअली एक्टिंग जो होती है ये कंपोजिट होती है, जिसमें डायलॉग डिलीवरी, योर फेशियल एक्सप्रेशंस, योर बॉडी मूवमेंट, इन सब का संवेद जो होता है, इन सब का जो टोटलिटी में जो होता है, दैट इज एक्टिंग। तो आप ये नहीं कर सकते हैं, आप किसी से गुस्सा हो, ए तो यहाँ से निकल जा, ऐसा नहीं हो सकता। जब तक आपके हाथ पैर नहीं चलेंगे उसमें वो एक्सप्रेशन नहीं आएगा। इसी जब आप उस चीज़ को, उसे फोर्स भी तभी आएगा। तो इस वजह से ये थिएटर की एक्टिंग जो होती है ये टोटल बॉडी की एक्टिंग होती है। योर बॉडी एक्ट रिएक्ट्स, योर फेस रिएक्ट्स, योर डायलॉग डिलीवरी जो है, दैट उसका जो मॉड्यूलेशन है, दैट एक्ट। सो दिस इज ऑल पार्ट ऑफ एक्टिंग। अब एक्टिंग से थोड़ा सा हम इसको, या आपके जो अपने अभिनय से थोड़ा सा इसको हम तकनीक की तरफ ले चलते हैं। हम ये पूछना चाहते हैं, हम जानना चाहते हैं आपसे कि जब हम फिल्म की शूटिंग करते हैं या हम जब फिल्मों की डबिंग करते हैं तो उस समय जो संवादों की अभिव्यक्ति है, तो क्या कुछ जो तकनीक है उसकी कोई सहायता मिलती है आप लोगों को? जी, उससे बहुत सहायता मिलती। देखिए, मैं आपको बताऊं, पहली बार मैंने जो फिल्म एक डब की थी, नज़ारा दरमिया है, एक कुरतलैन हैदर साहिबा बहुत ही मशहूर राइटर रही हैं उर्दू की, उनको ज्ञानपीठ अवार्ड भी मिला हुआ था। उनकी एक स्टोरी थी नज़ारा दरमिया है। पहली बार जब मैंने उसकी डबिंग की तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हुआ, क्योंकि आपको लिपसिंग करनी होती है कि जो एक्सप्रेशन आपने दिया है, जहाँ पे आपने आपका लिप खुला है वहाँ लिप खुला वर्ड आना चाहिए, जहाँ लिप बंद है वहाँ लिप बंद का वर्ड आना चाहिए। आई टुक लॉट ऑफ टाइम। लेकिन अब टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है कि जैसे आपने कोई सेंटेंस बोला, वो 10 सेकंड का सेंटेंस है, तो आप उसको 10 सेकंड में बोल दीजिए, वो जो कंप्यूटर पे आदमी बैठा हुआ है वो उसको एडजस्ट कर लेगा। सो इट हैज बिकम वेरी इजी नाउ। हम इस साक्षात्कार के अब अंत में पहुंच चुके हैं। आपसे कुछ ऐसे संवादों को अपने छात्रों से बोलने का आग्रह करूंगा कि वो जो जिससे वो प्रेरणा ले सकें या कुछ सीख सकें, अगर आप करें तो कुछ। वो हो यूरोप का बाशिंदा या कहलाता हो एशियाई, हो रोमन हो यहूदी हो मुसलमान हिंदू ईसाई, सभी बंदे खुदा के हैं, सभी हैं उसके शैदाई, सभी बेटे हैं धरती के, सभी आपस में हैं भाई। ये डायलॉग यहूदी की लड़की में थपलियाल जी ने डाला था। और मैं आपको बताऊं, जब ये होता था, अच्छा जैसे मैं आपको बताऊं, ये जो पारसी शैली के नाटक हैं इनका थिएटर बहुत ही अलग होता था। इसमें लाउड एक्सप्रेशंस होते थे, लाउड जेस्चर्स होते थे। एंड आई वाज लकी टू डू दिस रोल, क्योंकि मुझसे पहले ये रोल अनुपम खेर जी कर रहे थे हमारे ग्रुप में। बट सिंस ही हैड टू गो टू मुंबई आफ्टर रिहर्सिंग फॉर 15 days, आई हैड सीन हिम एक्टिंग, सो उससे भी मुझे बहुत फ़ायदा मिला। अनुपम खेर जी इज़ ए टेरिफिक एक्टर, तो उससे मुझे पारसी में, और बाकी सब मैंने थपलियाल जी से सीख करके वो मैंने किया। तो डायलॉग तो जैसे मैंने कहा कि थिएटर के डायलॉग तो याद होते हैं, फिल्म के डायलॉग याद नहीं रहते हैं। आपके इस साक्षात्कार से मुझे व्यक्तिगत तौर पर, हमारे छात्रों को बहुत कुछ सीखने को मिला। इस साक्षात्कार के लिए एक बार पुनः धन्यवाद आपका। आपने हम इस स्वयं के प्लेटफॉर्म पे आकर हमारे छात्रों को काफ़ी कुछ सिखाया। नहीं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके क्वेश्चन से मुझे बहुत चीज़ें, मुझे खुद जानने का मौका मिला जो मैंने जवाब दिए। तो ये शायद चीज़ें मैंने पहले कभी एक्सप्लोर नहीं की थी, जो आपके क्वेश्चन से मैंने एक्सप्लोर की। थैंक यू।